नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारी सीरीज एल्डरली केयर में। आज मेरे साथ डॉक्टर पंकज कुमार हैं। डॉक्टर पंकज कुमार एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर पंकज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर के हिस्से डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी आँखें कमज़ोर होने लग जाती हैं, दांत भी गिरने लग जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति हमारे सुनने की जो क्षमता है या जो हमारी कानों की शक्ति या ताकत है उस पर भी इसका असर पड़ता है बढ़ती उम्र का? बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं। ये एक अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें जो जीवन में होते हैं उसको आपको समय के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि आँखों की रोशनी एक सर्टेन एज के बाद जो है आपकी कम होने लगती है तो आप चश्मा पहनने लगते हैं। उसी तरीके से जो है हमारा कान में क्या होता है कि एक सर्टेन एज, जब हमारा एज 60 प्लस होना शुरू हो जाता है तो जो हमारे नर्व होते हैं, जो नसें होती हैं सुनने की, उसके अंदर भी एक तरीके का आप समझे कि ड्राइनेस आना शुरू हो जाता है। जैसे कि पेड़ का उम्र होता है, धीरे धीरे वो सूखना शुरू कर जाता है। उसी तरीके से जो है एक सर्टेन एज के बाद जो है उस नर्व में भी वीकनेस आना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं प्रेसबाइकोसिस। प्रेसबाइकोसिस एक जो इस तरीके का जो बीमारी है वो एल्डरली एज ग्रुप में होना स्टार्ट होता है और ये कॉमन है, सबके साथ होता है। जैसे आपने एक अच्छा उदाहरण दिया कि आंखों की रोशनी जब धीरे धीरे लोगों की कम होती है तो वो चश्मा ग्लास पहनना शुरू करते हैं। उसी तरीके से जो है ये कॉमन चीज़ है और लोगों को धीरे धीरे पहले इनिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब उनको लगता है पेशेंट के फैमिली में या फ्रेंड में या कॉमन सोसाइटी में जब जाते हैं तो सामने का जो व्यक्ति है जो उनसे कन्वोकेशन कर रहा है, बातें कर रहा है, तो वो थोड़ा सा लाउड बोलता है। बट जो पेशेंट होते हैं, जो पर्सन होता है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मैं धीरे धीरे कम सुनना मेरी शुरू हो गई है। लेकिन घर के लोग जो हैं आवाज़ लगाते हैं तो पता चलता है, एक रूम से दूसरे रूम में जब आवाज़ लगाते हैं तो वो उनको पता नहीं चलता है कि मुझे कोई बुला रहा है, या हमारे दरवाजे की घंटी बजती है तो वो मिस कर जाते हैं। अब कॉमन टीवी पे देखते हैं तो पता चलता है कि साउंड बहुत लाउड है टीवी का, घर वाले आते हैं उसको कम कर देते तो बोलते हैं कम क्यों कर दिए आप आवाज़ को। तो ये जो लक्षण है, डोरबेल मिस कर जाना, टीवी के साउंड को थोड़ा लाउड कर देना, एक रूम से दूसरे रूम से कोई अगर आवाज़ लगा रहा है तो उसको मिस कर जाना, ऑफिस के टाइम पे आप बैठे हुए हैं, सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है, आप ठीक से आप रिपीटेड उससे पूछ रहे हैं कि नहीं आपने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, तो आपको समझना चाहिए कि आपको एक हेयरिंग लॉस, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि उसको हम लोग प्रेसबाइकोसिस करते हैं, और वहाँ से आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे कि एक पौधा सूखता है उसी तरीके का जो एक पार्ट है शरीर का वो भी ड्राइनेस होता है, उसकी भी जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम होते जाती है एज के अकॉर्डिंग। वैसे स्थिति में आपको अपने नज़दीकी जो भी कान नाक गले के जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाके आपको अपना ऑडियोमेट्री टेस्ट कराना चाहिए। ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या होता है कि ये बताता है कि आपके नस की जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का हेयरिंग लॉस हो रहा है। अब टाइप का क्या मतलब है? टाइप का मतलब होता है कि वो जो बीमारी है प्रेसबाइकोसिस, उसमें कोई कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या कोई सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस हो रही है या फिर मिक्स हेयरिंग लॉस हो रहा है। ये तो टाइप्स हो गए। फिर आपको क्वांटिफाई भी करेगा कि कितना डेसिबल, कितना परसेंट, आम भाषा में हम परसेंटेज बोलते हैं और मेडिकल टर्म में हम लोग डेसिबल बोलते हैं, कि कितना डेसिबल हेयरिंग लॉस आपका हुआ है। ठीक है, समटाइम अर्ली फेज में हमारा हेयरिंग लॉस होता है जिसमें कि सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। अगर अर्ली आप जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस है, आपने जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया
तो उस दौरान डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट, जैसे पौधा जब सूखता है तो हम उसके अंदर कुछ खाद वगैरह डालते हैं, पानी डालते हैं, उसी तरीके से जो आपका नर्व का डिजनरेशन और ड्राइनेस होना शुरू हुआ है तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको सर्टेन मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो जो प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। बहुत फास्ट ग्रेजुअली आपका हेयरिंग लॉस और नहीं बढ़ेगा। सपोज कीजिए अभी 30 डेसिबल हेयरिंग लॉस हो गया है, हो सकता है अगले साल वो 40 डेसिबल हो जाए, उसके अगले साल 50 डेसिबल हो जाए, तो ये ग्रेजुअली बढ़ेगा। उसको डॉक्टर के परामर्श से उसका मेडिकेशन लेना चाहिए और उसके प्रोग्रेस को हमको थोड़ा रोकथाम करना चाहिए। जितना ज़्यादा डिलेड हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो वो टेस्ट कराना, ऑडोमेट्री टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी है कि किस कारण से हो रहा है, कितना लॉस हो चुका है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट आपको ENT सर्जन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा डॉक्टर पंकज, एक बात बताएं, जो बड़े लोग होते हैं क्या उनमें एज के अलावा कोई और भी कारण हो सकता है हियरिंग लॉस का? देखिए, एज के अलावा जो है हेयरिंग लॉस फिर कंप्लीट ENT एग्जामिनेशन के ऊपर हमारा निर्भर करता है। सम टाइम ये देखा जाता है कि आपके कान के जो पर्दे में कोई बीमारी तो नहीं है। बहुत समय ऐसा होता है कि जो लोग इग्नोर करते हैं अपने ENT चेकअप कराने में, या हो सकता है कि उनका 10 ईयर 20 ईयर या फिर बचपन में ही उनके कान के पर्दे डैमेज हो गए हों, उनको कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, कान से मवाद नहीं आता है, तो वो सोचते हैं कि मेरी तो कोई बीमारी है ही नहीं और मुझे क्यों इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो पता चलता है कि एट द एज ऑफ 60 के 70 में जब जाते हैं ENT चेकअप कराते हैं तब पता चलता है कि हमारे कान के पर्दे ही फटे हुए हैं। तो एक ये भी बीमारी हो सकता है जिसको कि हम लोग क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। दूसरा ये लक्षण हो सकता है कि कान के अंदर जो है कभी कभी हमारे वैक्स जमा हो जाता है, मैल जमा हो जाता है, तो आप उसको चेकअप नहीं कराते हैं और आपको पता चलता है कि आपका हेयरिंग लॉस हो रहा है, तो वो ENT एग्जामिनेशन करानी चाहिए। सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें कि नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस होता है कि आप जब यंग थे, जब सर्विस में थे, जैसे कि आप किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, या कभी आप पता चलता है कि आप एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, या कभी पता चलता है कि आप गनशॉट के ऐसे प्रोफेशन में हैं, कभी पता चलता है कि आप कोई लाउड साउंड जैसे कि कोई स्टोन ब्रेकर या रोड कंस्ट्रक्शन का काम किए हैं, तो वो इमीडिएटली आपका हेयरिंग लॉस नहीं करता है। जब आपका एज बढ़ता है जैसे जैसे धीरे, तब पता चलता है कि हमारा हेयरिंग लॉस हो गया और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है, जब उनका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, जब उनका प्रोफेशन पूछा जाता है, तो मैं आज का एक इंसिडेंस बताता हूँ कि हमारे पास एक पेशेंट एक्स एयरफोर्स के सोल्जर्स थे। वो आए तो पता चला कि उनका माइल्ड टू मॉडरेट सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस हो गया है। अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरा कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला जो आपका प्रोफेशन था, यूर ए टेक्निकल पर्सन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो वो भी एक रीज़न होता है कि आपको अभी उस ड्यूरिंग द सर्विस पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप सर्विस से रिटायर होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका थोड़ा सा इंजरी हुई है ड्यू टू द नॉइज इंड्यूस्ड ट्रॉम्बस। अच्छा डॉक्टर पंकज, एक बात बताएं, क्योंकि आप ENT के डॉक्टर हैं और आपके पास रोज़ बड़ी संख्या में मरीज आते होंगे, क्या कान सबसे इग्नोर्ड हिस्सा है शरीर का? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं आप। जैसे कि कान को लोग बहुत ही नेग्लेक्टेड और इग्नोरेंस के तौर पे लोग देखते हैं। बचपन में कान बहता है बच्चों का, नाक बहता है बच्चों का, तो उस समय लोग उस चीज़ पे केयर नहीं करते हैं। फिर पता चलता है कुछ समय के बाद उनके कुछ कान से पस आना शुरू हो गया, फिर वो लोकल किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, वो कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक दे देता है, फिर कान ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके से वो लोकल ट्रीटमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि चलो ठीक है, पस आ रहा है, एंटीबायोटिक खाएंगे, सबसाइड हो जाएगा। लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशन
और उसकी जो प्रॉब्लम है वो आने वाले टाइम में आपको फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कान में दर्द हुआ या कान से पस आ रहा है, ये कान में सुनाई दे रहा है, तो बहुत कम जागरूक ऐसे लोग होते हैं जो इमीडिएटली ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। फर्स्ट स्टेप पे वो लोकल डॉक्टर से ही विजिट कराना चाहेंगे, ना कि वो कंसर्न डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बहुत ही इग्नोरेंस है हमारे पास। जो कान के जो पर्दे डैमेज होते हैं, कान के अंदर जो एक तरीके का कोलोस्टोमा बन जाता है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ईयर सर्जरी जिसकी होती है, बीमारी होती है, जिससे कि बीमारी स्प्रेड हो जाता है ब्रेन के अंदर। तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो इग्नोरेंस करते हैं कि चलो दिखवा लेंगे। अगर उनका डायग्नोसिस भी बन जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि इमीडिएटली उस चीज़ के लिए वो सर्जरी करा लें या अच्छे से उपचार कराएं, वो फिर इग्नोरेंस करना शुरू करेंगे। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी कान की सर्जरी भी हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसको कैसे केयर करना है, क्योंकि जो भगवान का दिया हुआ जो आपका ईयर ड्रम है वो तो डैमेज हो गया है। डॉक्टर तो आपको एक आर्टिफिशियल रिपेयर आपको मेम्ब्रेन बना के दे रहा है, तो उसके बाद भी उसको कैसे केयर करना है वो भी बहुत लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो वन ऑफ द नेग्लेक्टेड जो हमारा ऑर्गन है ईयर, उस पे लोगों का बहुत ज़्यादा इसी जैसे हमने हेयरिंग लॉस पे पूछा कि जब तक पेशेंट को ये ना लगे कि मेरा बहुत ही ज़्यादा डेफनेस हो गया, वो हेयरिंग एड की तरफ नहीं जाता है। मैं आप उसी सवाल पे आना चाह रहा था, क्योंकि हमने सिम्टम्स की भी बात कर ली, हमने कारणों की भी बात कर ली, और एज से रिलेटेड है। आपने बोला कि अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इसको टाल सकते हैं, आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। और इस शरीर की बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है, आंखों के नंबर भी हर साल बढ़ते रहते हैं। क्या डॉक्टर, मैं आपसे अगर ये समझूं कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है क्या, मतलब अगर है तो किस तरह के हैं? सबसे पहले तो एक्सेप्टेबिलिटी है कि मैं मान लूं कि मेरे को कम सुनाई दे रहा है। देखिए, किसी भी चीज़ को जीवन में जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जब हम यंग होते हैं, चाइल्ड होते हैं, फिर यंग, फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, तो आपको समय के साथ अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना है। हाँ, आज से 20 ईयर्स पहले हम 10 किलोमीटर रन कर जाते थे, आज 2 किलोमीटर रन करने में भी हमें दिक्कत होती है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा समय के साथ, है ना। उसी तरीके से जो है हमारा शरीर का हर भाग है, जैसे पहले आप बचपन में 10 रोटियां खा जाते थे, आज 2 रोटी खाने में भी आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से जो है हमारा ऑर्गन है जो कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा ईयर। हेयरिंग लॉस में लोग का, मैंने पहले भी बोला कि एक्सेप्टेंस सबसे डिलेड है, ठीक है। अर्ली एक्सेप्टेंस, अर्ली ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट पार्ट से भी अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लाइफ में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियो एंड विजन। अगर आपके पास ऑडियो विजन नहीं है तो लाइफ जो है बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जीवन में आपको अच्छा देखना है, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और जीवन में सब कुछ सुनना है, कौन क्या कह रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो सुनना और देखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी आपको हेयरिंग लॉस का थोड़ा भी इंडिकेशन, पेशेंट हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करे, लेकिन उनके रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, उनको इस चीज़ का आभास कराएं, एक्सेप्टेंस दिलाएं, और उसको ईएनटी सर्जन के पास जाके अगर उनको लगता है कि हेयरिंग एड की ज़रूरत है तो लगवाना चाहिए हेयरिंग एड, और फिर देखिए लाइफ आपकी कैसे चेंज होती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला डॉक्टर पंकज कि ये जो एक्सेप्टेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से व्यूअर्स हमारी आंखों के चश्मे के लिए हम जाते हैं ना, कान बेचारा हम तंग नहीं करता हमें ज़्यादा, हमें जब दिखना बंद होता है तो तुरंत भागते हैं। इसी तरह कान की एज बढ़ने के साथ साथ आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, और ये शरीर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला कि आँख और कान, हम अपने जीवन की 99% चीज़ें जो सीखते हैं वो इन 2 ही चीज़ों से सीखते हैं, या तो देख के या सुन के। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब उम्र बढ़े तो तब इसको एक्सेप्ट कीजिए, और जैसा डॉक्टर पंकज ने कहा, अगर ज़रूरत है तो अपने ईएनटी को दिखाएं और उनकी सलाह पर आगे की कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज आपका स्टूडियो में आने के लिए। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। और हाँ, ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे और भी
लोगों के साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है ये करीब करीब हर घर में हर बड़े के साथ है।